सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, हमारा बायोलॉजी का एक चैप्टर चल रहा था, इसका नाम है तंत्रिका तंत्र। एसएससी सीजीएल के लिए और भी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे इस समय आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 3 है। 2 पार्ट हम करवा चुके हैं। ठीक, तो तंत्रिका तंत्र चैप्टर है, 2 पार्ट आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो हमने आपको तंत्रिका तंत्र के प्रकार के बारे में बता दिया था। ठीक है, जिसमें पहला पार्ट था सीएनएस, दूसरा था पीएनएस, तीसरा था एएनएस। ठीक है, तो हम तंत्रिका तंत्र के हमने डिस्कस किए थे 2 भाग। सीएनएस के 2 भाग थे, एक था ब्रेन, एक था स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसका इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें क्या स्टडी होती है, कितना वेट होता है, क्या उसकी स्टडी होती है। ठीक है, कौन सी उसमें मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद देखेंगे हम ब्रेन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है वो बेसिकली बेस्ड है ब्रेन पे ही। ठीक है, पूरा। तो पहला भाग है ब्रेन, दूसरा भाग है स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में समझते हैं। तो हमें इसके प्रकार के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्रेन की, तो इसके 3 भाग है। देखिए, एक है अग्र मस्तिष्क, एक है मध्य मस्तिष्क और एक है पश्च मस्तिष्क। यानी कि एक है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। देखिए, एक होता है हमारा घ्राण पिंड, जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब्स। दूसरा होता है हमारा प्रमस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रम। क्या कहते हैं? सेरेब्रम कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा, जिसका नाम है डाइनसेफेलॉन, यानी कि डाइनसेफेलॉन। और इस डाइनसेफेलॉन के 2 भाग होते हैं, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये नाम आप 2-3 बार लिख लिख के याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। कभी कभी तो एग्जाम में सिर्फ आपसे इतना पूछ लेता है कि सेरेब्रम किसका प्रकार है ब्रेन के अंदर, तो आप बोलेंगे किसका है? फोर ब्रेन का प्रकार है। दूसरा, अगर हम ब्रेन की बात करें तो होता है मध्य मस्तिष्क, यानी कि उसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है देखिए कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडुकल। कौन सा होता है? सेरिब्रल पेंडुकल। उसके बाद आता है हमारा ब्रेन का तीसरा भाग, जिसे हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क, यानी कि हिंड ब्रेन। और इस हिंड ब्रेन के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है अनुमस्तिष्क, जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं। अब ध्यान देना कि यहां लिखा है सेरिबेलम और यहां लिखा है सेरिब्रम। तो अगर आपसे पूछे सेरिब्रम किसका भाग है, तो वो अग्र मस्तिष्क का है। लेकिन आपसे पूछ ले सेरिबेलम किसका भाग है, तो वो पश्च मस्तिष्क का भाग है। फिर आता है अपना पोन्स बैरोलाई। ठीक है, तीसरा होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। तो यहां तक आप बात समझ गए। इन नामों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कभी कभी यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस डायग्राम के माध्यम से, ताकि आपको चीजें याद हो जाए। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन के 2 भाग, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। भाग है फ्रेंड मध्य मस्तिष्क, यानी कि मिड ब्रेन। इसके 2 भाग है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेंडुकल। तीसरा भाग क्या था? पश्च मस्तिष्क, जिसके 3 भाग हैं, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, दूसरा है पोन्स बैरोलाई और तीसरा है मेडुला ऑब्लंगाटा। अब हम देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। इसके 3 भाग मैंने बताए, एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन और एक है हिंड ब्रेन। सबसे पहले अगर हम बात करें अग्र मस्तिष्क की, तो इसके 3 भाग थे। पहला देखिए ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, यहां कहीं दिख रहा है आपको। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स का काम क्या होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो ये सूंघने की संवेदना को ग्रहण करता है, यानी कि इट इज ए सेंटर ऑफ, या फिर सेंस ऑफ स्मेल, या रिसीव सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, दूसरा अगर भाग करें, वेरी इंपॉर्टेंट, सेरिब्रम। देखिए यहाँ दूसरा भाग क्या है? सेरिब्रम। अगर हम सेरिब्रम की बात करें तो आप देखेंगे बहुत सारा जो एरिया है वो इसी ने घेर रखा है। ठीक है, यानी कि आप बोलेंगे जो सेरिब्रम होता है, यानी कि जिसका नाम है प्रमस्तिष्क, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग होता है। कैसा होता है? सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम, तीसरा भाग आता है हमारा डाइनसेफेलॉन। तो देखिए यहां अगर हम बात करें डाइनसेफेलॉन की, अच्छा सेरेब्रम सबसे बड़ा विकसित भाग है, लेकिन फंक्शन हमने डिस्कस नहीं किया। फंक्शन क्या होता है? तो आप बोलेंगे ये सोचना, विचारना। ठीक है, आप कह सकते हैं सोचना, विचारना, स्मृति, बुद्धिमत्ता आदि का सेंटर होता है। यानी कि इट इज ए सेंटर ऑफ थिंकिंग,
मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है। तीसरी अगर बात करें तो तीसरा है डायंसिफिलॉन। देखिए डायंसिफिलॉन के दो भाग बताए, एक था थैलेमस और एक था हाइपोथैलेमस। अगर हम यहां बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है, सॉरी थैलेमस जो है, इसका काम क्या होता है देखिए, तो ये ठंडा, गर्म और दर्द आदि का केंद्र होता है। मतलब आपको जो दर्द होगा वो किससे पता चलेगा? थैलेमस के द्वारा। ठंडा, आपने किसी पानी में उंगली डाला, पता करना है आपको कि ठंडा है गर्म है, किसके द्वारा पता चलेगा? थैलेमस के द्वारा। ठीक है। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो जो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, यौन इच्छा जो होती है, इन सबका सेंटर होता है कौन? हाइपोथैलेमस। तो अगर आपसे पूछे कि भूख, प्यास, यौन इच्छा आदि का केंद्र कौन होता है, तो आप कहेंगे हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है। इस हाइपोथैलेमस को हम सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे एक डायग्राम और है, एक नाम और है, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? यह है पीयूष ग्रंथि। तो जो पीयूष ग्रंथि है, इसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इसे हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस को क्या बोलेंगे? सुपर मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस कहां पर है? ऊपर है। ठीक है, उसे बोल दिया सुपर मास्टर। और पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां है? नीचे है, इसे हमने बोल दिया मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्लैंड। ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे किसमें? एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्कस करेंगे। यहां पर आप समझ गए, तो ये तीनों भाग किसके हैं? ये फोर ब्रेन के भाग हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये सूंघने की संवेदनाओं को ग्रहण करता है, या ये आप बोलेंगे कि सूंघने की संवेदनाओं का सेंटर है ये। ठीक है, सूंघने का केंद्र है। अब इससे क्वेश्चन आता है कि जो कुत्ते होते हैं, डॉग, और जो शार्क मछली है, इनमें सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, स्मेल को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है मनुष्यों से कंपेयर टू ह्यूमन। ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हमने डिस्कस कर लिया फोर ब्रेन को। देन हम डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन को। अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो इसके दो भाग थे। पहला है कार्पोरा कॉर्डिजैमना। देखिए अगला भाग है कॉर्पोरा कॉर्डिजैमना। अगर हम बात करें तो ये जो कार्पोरा कॉर्डिजैमना है, ये चार ऑप्टिक लोब्स यानी कि 10 पिंडों से मिलकर बना होता है। और इसका काम क्या है? ये देखने का केंद्र है। इट इज ए सेंटर ऑफ, आप बोलेंगे इट इज ए सेंटर ऑफ सी, यानी कि देखने का केंद्र होता है कौन? कार्पोरा कॉर्डिजैमना। दूसरा अगर भाग करें मिड ब्रेन की, दूसरा भाग है सेरेब्रल पेंडुकल। तो सेरेब्रल पेंडुकल क्या करता है? तो आप बोलेंगे ये फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। इट कोऑर्डिनेट बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, इन दोनों के बीच क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, मिड ब्रेन भी हो गया। अब बात करें, देखिए दोनों चीज डिस्कस कर ली, कॉर्पोरा कॉर्डिजैमना भी डिस्कस कर लिया और सेरेब्रल पेंडुकल भी डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हिंड ब्रेन, यानी कि इसे क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क। इसके तीन भाग बताए मैंने। पहला है अनुमस्तिष्क, यहीं से डिस्कस करते हैं। देखिए यह है सेरिबेलम। इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं सेरिबेलम। अगर सेरिबेलम की अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे इसे हम लघु मस्तिष्क कहते हैं। लघु मस्तिष्क यानी कि लिटिल ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटिल ब्रेन कहते हैं। देखिए दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक होती है ऐच्छिक क्रियाएं और एक होती है अनैच्छिक। कहने का मतलब, एक होती है वॉलंटरी एक्शन, एक होती है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है जो हम अपनी इच्छाओं से करें, और इनवॉलंटरी का मतलब जो अपनी इच्छा से ना करें। ठीक है, वॉलंटरी जैसे मैं अपने हाथ पैर या मांसपेशियों को मूव कर रहा हूँ, मसल मूवमेंट हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो ये कैसी है? वॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब जैसे रेस्पायरेशन, श्वसन हो गया, हृदय धड़कन, हार्ट बीट, ये कैसी है? इनवॉलंटरी एक्शंस, या आप कह सकते हैं ग्लैंड सिक्रीशन। तो अगर बात करें सेरेबेलम, इट कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस, यानी कि सेरेबेलम क्या करता है? वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है। और अगर बात करें, इसका एक काम और होता है, ये शरीर का संतुलन बनाता है, यानी कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंसिंग। ठीक है। अगर हम बात करें इसके दूसरे भाग की, तो दूसरा भाग दिख रहा है आपको पोन्स वेरोलाई। ठीक है, पोन्स वेरोलाई क्या करता है? इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, ये पूछेगा पोन्स किसका भाग है, तो आप बोलेंगे किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है। अगर हम पोन्स वेरोलाई की अगर बात करें, तो पोन्स वेरोलाई की अगर बात करें तो इसका काम क्या होता है? ये शरीर के दाएं और बाएं भाग के बीच कोऑर्डिनेशन करता है। इट कोऑर्डिनेट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडुला ऑब्लंगाटा। देखिए यहाँ पे ये मेडुला ऑब्लंगाटा की अगर बात करें तो ये क्या करता है? अनैच्छिक, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी, जैसे वॉमिटिंग यानी कि उल्टी आना, श्वसन, ग्लैंड सिक्रीशन,
ठीक है, हार्ट बीट, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका। अच्छा आगे देखें तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा का पिछला भाग है ये क्या बनाता है, रीढ़ की हड्डी बनाता है, और यही सीएनएस का दूसरा भाग है। तो देखिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है ब्रेन जो हमने डिस्कस कर लिया, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो अभी पहले हम इन सबको लिख लेते हैं, इसके क्या क्या फंक्शन थे, उसके बाद हम दूसरा भाग डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, अब मस्तिष्क के भाग मैंने आपको बता दिए हैं, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। पहला भाग का अग्र मस्तिष्क, इसका पहला भाग है, इसके तीन भाग हैं। पहला है घ्राण पिंड। देखिए मैंने लिख दिया, मनुष्य को सूंघने की संवेदना प्रदान करता है, प्रोवाइड सेंस ऑफ स्मेल टू द ह्यूमन। तो मैंने यहां बता दिया था कि जो डॉग होता है, कुत्ता और शार्क मछली, इनमें क्षमता ज्यादा होती है मनुष्यों के बताया दोस्तों प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क क्या बताया था मैंने, ये सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का और सबसे विकसित भाग होता है। सोचना, विचारना, स्मृति और बुद्धिमत्ता का केंद्र है ये। इट इज सेंटर ऑफ थिंकिंग, थॉट, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके बाद तीसरा भाग क्या था, डायंसिफिलॉन, जिसके दो भाग होते हैं, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या है, ये ठंडा, गर्म, दर्द आदि के लिए सेंटर होता है। इट इज सेंटर ऑफ कोल्ड, वार्म एंड पेन। ठीक है, इसके बाद दूसरा अगर बात करें हाइपोथैलेमस, तो ये भूख, प्यास और यौन इच्छा आदि का सेंटर होता है। इट इज सेंटर ऑफ हंगर, थर्स्ट एंड सेक्सुअल डिजायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस को। फिर मैंने आपको बताया मध्य मस्तिष्क के बारे में, तो इसका पहला भाग क्या है, कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना। ये 4 ठोस पिंडों से बना होता है जिसे दृश्य पिंड कहते हैं, ऑप्टिक लोब्स। इसका काम क्या है, ये देखने का केंद्र है। इट इज सेंटर ऑफ सी। फिर आता है इसका दूसरा भाग सेरिब्रल पेंटिकल, ये अग्र और पश्च मस्तिष्क के बीच समन्वय करता है। इट कोऑर्डिनेट बिटवीन फोर एंड हिंड ब्रेन। साथियों कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना समझ में आया, ये 4-10 पिंड से मिलकर बना होता है। इसका काम क्या है, ये देखने का केंद्र है, यानी कि इट इज सेंटर ऑफ सी। फिर आता है आपका सेरिब्रल पेंटिकल, ये अग्र और पश्च मस्तिष्क के बीच समन्वय करता है। इट कोऑर्डिनेट बिटवीन फोर एंड हिंड ब्रेन। इसके बाद देखिए आता है आपका पश्च मस्तिष्क, इसका पहला भाग है अनुमस्तिष्क। ठीक है, इसके 3 भाग हैं। इसे हम कहते हैं सेरेबेलम। तो याद रखेंगे, यहां था सेरिब्रम और यहां पर क्या है, सेरिबेलम। इसे हम लघु मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटिल ब्रेन कहते हैं। ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। कैसा होता है, दूसरा सबसे बड़ा भाग। ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन सी होती है, जैसे मांसपेशियों का मूवमेंट कराना, ऐच्छिक क्रियाएं। पोन्स बेरोलाई, इसके बाद है आपका दूसरा भाग पोन्स बेरोलाई, ये शरीर के दाएं और बाएं भाग के बीच समन्वय करता है। इट कोऑर्डिनेट बिटवीन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। फिर आता है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। इसका पिछला भाग क्या बनाता है, रीढ़ की हड्डी बनाता है। अनैच्छिक क्रियाएं मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे वॉमिटिंग यानी कि उल्टी आना, हृदय धड़कन यानी कि हार्ट बीट, जैसे हार्ट बीट हो गया, श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन आदि। ठीक है, रेस्पायरेशन हो गया, या फिर हम कह सकते हैं ग्लैंड सिक्रीशन। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आपके अनैच्छिक क्रियाएं होती है। यानी कि मेडुला ऑब्लोंगाटा किसका केंद्र होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का, या ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल इनवॉल्युंटरी एक्शंस। तो ये फ्रेंड्स हो गया आपका ब्रेन वाला भाग, यानी कि सीएनएस का पहला भाग कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं, सीएनएस का पहला भाग था, ब्रेन को हमने डिस्कस कर लिया है। अब आती है रीढ़ की हड्डी। देखिए जो मेडुला, रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। जो हमने मेडुला ऑब्लोंगाटा पढ़ा था, तो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि मेडुला ऑब्लोंगाटा का पिछला भाग रीढ़ की हड्डी बनाता है, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी को हम क्या कहते हैं, इसे हम द्वितीयक मस्तिष्क भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी ब्रेन। ये क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं जिसमें मस्तिष्क भाग नहीं लेता है, यानी कि द एक्शंस इन व्हिच ब्रेन डज नॉट टेक पार्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस। जैसे देखिए, कांटा लगने पर पैर का उठ जाना,
तो कांटा अगर लगा है तो आपके ब्रेन से सिग्नल पहुंचने से पहले स्पाइनल कॉर्ड को पता चल जाएगा। गर्म वस्तु को अचानक छूने पर हाथ का झटके से हटाना, यानी कि जैसे आपका हाथ कोई अगर गर्म तवे पे रख दे तो आप तुरंत हटा लेंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं किसके, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के। अब आपसे पूछेगा कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसकी खोज किसने की थी? मार्शल हॉल ने की थी। किसने की थी? मार्शल हॉल ने। और कोई पूछ ले कि रिफ्लेक्स एक्शन और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे शरीर में अचानक होने वाली अनिच्छिक क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी समझ में आया, इसे हम सेकेंडरी ब्रेन यानी कि द्वितीयक मस्तिष्क कहते हैं। उसके बाद ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐसी क्रियाएं जिनमें मस्तिष्क भाग नहीं लेता है उसे हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं शरीर में अचानक होने वाली अनिच्छिक क्रियाएं। ठीक है, अचानक। इसकी खोज किसने की थी? मार्शल हॉल ने की थी। और जैसे कांटा लगने पर पैर का उठ जाना, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का तेजी से हटाना, ये सब क्या होती है? रिफ्लेक्स एक्शन होती है। ठीक है, तो यहां पर हमने सीएनएस को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आइए साथियों आगे देखते हैं हम तंत्रिका तंत्र के जो हमने सीएनएस को देख लिया है। ठीक है, अब सीएनएस में हमने ब्रेन को भी देख लिया, स्पाइनल कॉर्ड को भी देख लिया। पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा आज। इसके बाद दूसरा भाग था हमारा तंत्रिका तंत्र का पीएनएस, जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है? पीएनएस। अगर पीएनएस की बात करें तो इसके दो भाग होते हैं। पहला है 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका कोशिकाएं, यानी कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है। और देखिए इसके बाद है आपका नंबर बी, 31 जोड़ी मेरु तंत्रिका कोशिकाएं, ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। अगर हम बात करें तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे ये ब्रेन है हमारा। ठीक है, ये ब्रेन वाला पोर्शन हो गया आपका, ब्रेन वाला। ठीक है, ये इस तरीके से। तो इससे कुछ तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी होंगी, है ना, और कुछ हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होंगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र। साथियों अगर बात करें इसकी परिभाषा की, पीएनएस की, तो आप बोलेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, यानी कि सीएनएस। सीएनएस में दो भाग आते हैं, रीढ़ की हड्डी और आपका मस्तिष्क। यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के संवेदी अंगों तक जोड़ने के लिए कुछ धागेनुमा स्ट्रक्चर यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं होती है, उसी को हम कहते हैं परदीय तंत्रिका तंत्र। इस परदीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला है 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका कोशिकाएं। देखिए यहाँ 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका कोशिकाएं लिखा है, इसका मतलब है ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? मस्तिष्क से। फिर आता है 31 जोड़ी मेरु तंत्रिका कोशिकाएं, ये किससे जुड़ी होती है? रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। देखते हैं तीसरा है स्वादीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये कुछ मस्तिष्क तंत्रिकाओं और कुछ रीढ़ की तंत्रिकाओं से बना होता है। ENS is made up of some brain nerves and some spinal nerve cells। जैसे आप देखेंगे इसके दो भाग हैं, एक है अनुकंपी ENS यानी कि सिंपैथिक, दूसरा है परानुकंपी ENS पैरासिम्पैथिक। क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, आपसे पूछेगा कि शारीरिक श्रम के समय ग्रंथि को सक्रिय करता है उसे बोलते हैं अनुकंपी ENS, और जो क्या करता है शारीरिक श्रम के समय ग्रंथि को असक्रिय करता है उसे कहते हैं प्राणुकंपी। देखिए जैसे यहाँ पर कुछ चीजें कम होंगी कुछ ज्यादा होंगी, जैसे आंख की पुतली का फैलना, ये कैसे प्रोसेस है? अनुकंपी ENS में आता है। ठीक है, या सिंपैथिक रिएक्शन कह सकते हैं। आंख की पुतली का सिकुड़ना कैसा है? परानुकंपी। हृदय धड़कन का बढ़ना, ठीक है, अनुकंपी। आपसे पूछेगा कि ये किसका उदाहरण है? सिंपैथिक ENS का। हृदय धड़कन का कम होना, यानी कि अभी देख रहे हैं सब। अब यहाँ पे देखिए श्वसन दर का तेज होना, यहाँ पर क्या है? तेज हो रही है, यहाँ सब बढ़ रहा है, यहाँ कम हो रहा है। ये रक्त दाब का बढ़ना, यहाँ कम। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए आप, यहाँ पर ये थोड़ा सा जैसे लाल ग्रंथि के स्त्राव को कम होना, ये कम हो रहा है, और यहाँ पर लाल ग्रंथि का स्त्राव कैसा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, ये फर्क है। तो साथियों नर्वस सिस्टम वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप पिछले चैप्टर को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, हमारे चैनल पर व्यूज करके देख सकते हैं, और अगले चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।